समझ में आ रही बात? जैसे कि हम लोग नीचे देखते हैं, चलिए नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे, पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3, ये 3 चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, अब इस पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3 में आप चीज देखें, एक सीक्वेंस है जिसका नाम है GATA, छोटा सा शॉर्ट सीक्वेंस, ये दिख रहा है, GATA GATA GATA। ठीक, तो ये कई बार रिपीट हुआ है, पर्सन 3 में, पर्सन 2 में भी रिपीट हुआ है, पर्सन 1 में भी रिपीट हुआ है। तो कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बात समझ में आई? ये कहलाते हैं आपके रिपीटेड सीक्वेंस। इसका बहुत बड़ा रोल है। देखो, इसमें आपका 10 टाइम रिपीट्स है, इसमें आपका 9 टाइम है, इसके आपका 8 टाइम है। मैं आपको बताऊंगा इसका रोल कहां पर आता है अभी। इनका खैर कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता, पर इससे ये पता लगता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, उसकी डायनेमिक्स क्या हो सकती है, और ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसा हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो हमारे जीनोम में बहुत सारा पोर्शन, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा पोर्शन ऐसा होता है जो कई बार रिपीट हुआ होता है। उस पोर्शन को हम कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। सीक्वेंसेस। ठीक है, या सीक्वेंसेस, गुड। अब इसके अलावा कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ एक सिंगल बेस का डिफरेंस होता है, जैसे कि आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। और वो टोटल नंबर ऑफ ऐसे सीक्वेंस हैं आपके 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं जहां पर सिर्फ सिंगल बेस का डिफरेंस है, अदरवाइज पूरा का पूरा बेस सेम है। इस चीज को मैं आगे समझा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। ये डिफरेंसेस आपके कहलाते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सपोज करो कि ATGCAT, ये एक सीक्वेंस है। अब ATGAT, सॉरी AT, ठीक, ये दूसरा है। अब तीसरा है आपका ATGAT। तीनों में देखो सिर्फ एक सिंगल बेस का डिफरेंस है, दिख रहा है आपको? भाई ATG तीनों में कॉमन है, ATB, डिफरेंस कहां पे आ रहा है? इस जगह। ठीक, बात समझ में आ रही है? डिफरेंस कहां पर आ रहा है? सी के बदले यहां पर क्या आ गया? A, और यहां पर A की जगह क्या है? G। मतलब डिफरेंस कहां पर आ रहा है? सिर्फ सिंगल बेस में डिफरेंस आ रहा है। ऐसे डिफरेंसेस कहलाते हैं आपके सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर स्निप्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको स्निप्स भी बोलते हैं। इनका रोल क्या होता है? ये क्रोमोसोम की लोकेशन किस लिए बताते हैं? फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड आल्सो इन ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इनमें इसका काम आता है। इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लें, क्योंकि ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव सीक्वेंस भी और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी, दोनों समझ में आ गए? यस सर। यस सर। एक मिनट बेटा। ठीक, देखो अगली टेक्निक जो है वो है आपकी DNA फिंगरप्रिंट। नाम सबने सुना होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग का, सुना है ना सबने नाम? यस सर। है ना? यस सर। अब इसका काम क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों आई है, ये किस काम के लिए है? बेसिकली इसका काम ये होता है कि दो या इंडिविजुअल के बीच में, या फिर DNA के बीच में, दो DNA के बीच में ये सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस बता सके। बेसिकली क्या होता है कि दो DNA आपके पास, पर्सन A और पर्सन B का, ठीक, या फिर दो DNA फ्रेगमेंट्स हैं, आपको ये नहीं पता है कि ये दोनों DNA फ्रेगमेंट किस पर्सन के हैं, या सेम पर्सन के हैं, डिफरेंट पर्सन के हैं। आपके पास दो DNA फ्रेगमेंट है, DNA फ्रेगमेंट 1 एंड DNA फ्रेगमेंट 2, है ना? और आपके पास दो ये पर्सन है, तो इट माइट बी बोथ द फ्रेगमेंट ऑफ पर्सन A एंड बोथ द फ्रेगमेंट ऑफ पर्सन B, है ना? और आइदर वन इज ऑफ A एंड टू इज ऑफ B। तो DNA फ्रेगमेंट में कि आपको अगर कोई सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जानना है कि कितना DNA सिमिलर है, कितना डिफरेंस है, तो उसके लिए आप एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग DNA
फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए का फिंगरप्रिंट निकालना। इस टेक्निक को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एलेक जेफरी, जिन्होंने 1985 में क्या करा था, इस टेक्निक को डेवलप करा था। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि डीएनए में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं कि वो रिपीट होते हैं, ठीक, हालांकि वो किसी चीज को कोड नहीं कर रहे होते। क्लियर बात? ये बात हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी है, ठीक। ये नंबर ऑफ रिपीट्स जो है वो किसी भी पर्सन में सेम नहीं होते। अब सपोज करो पर्सन 1 इज स्नेहा, पर्सन 2 इज भानु एंड पर्सन 3 इज अंजलि। ओके, सो अब सब में क्या है, ये सबके डीएनए को देखा गया, तो उसमें ये एक सीक्वेंस है जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट द रिपीटिशन इन पर्सन 1 is only 8 time. Clear बात? Yes, sir. Yes, sir. But the repetition in person 2 is 9 time, 9 times. and the repetition in person 3 and is 10 times. 10 time. So this repetition can make you understand, और ये हमें बताने के लिए काफी है कि किसका क्रोमोसोम कौन सा है या किसका डीएनए कौन सा है। ठीक है, अब इसको आगे और समझेंगे। तो इस चीज को समझ जाना कि डीएनए में नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं पर्सन टू पर्सन। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो सर ये मतलब जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग होगा, कब किसी को भी सेम नहीं बिल्कुल होगा? बिल्कुल, जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, वो उन सब में ये रिपीटेटिव सीक्वेंस वेरी करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, यस सर। चलें फिर आगे देखते हैं कि इनसे कैसे हेल्प ली जाती है। देखो बेटा, अब इन रिपीटेटिव डीएनए को क्या करा जा सकता है कि आप सेपरेट कर सकते हैं बल्क डीएनए से, जो आपका जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, तो जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो दो आपका मिलेगा, एक तो बल्क डीएनए मिलेगा, एक आपको रिपीटेटिव डीएनए। 99% जो आपका होगा वो आपका बल्क डीएनए होगा, केवल 1% ही आपका क्या होगा, रिपीटेटिव होगा। ठीक, अब बल्क डीएनए से आप क्या करते हो, बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से आप इसको सेपरेट कर लेते हो। अब मेजर पीक किसकी आएगी भाई, जो ज्यादा होगा, तो वो कौन सा है आपका, बल्क डीएनए, ज्यादा डीएनए है ना। और स्मॉलर पीक किसकी आएगी, जो कम होगा, उस कम डीएनए को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ध्यान रखना, जो स्मॉलर पीक आई है रिपीटेड डीएनए की, उसको हम लोग कहते हैं बेटा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए को हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। अब जरा इस सैटेलाइट डीएनए को भी आप देख लें। इस पैराग्राफ में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब सैटेलाइट डीएनए को भी क्लासिफाई कर दिया गया है माइक्रो सैटेलाइट में और मिनी सैटेलाइट में। ठीक, अगर जो टैंडम रिपीट्स हैं, है ना, वो आपके बहुत ज्यादा हैं, ठीक, या फिर कहना चाहिए कि वो आपका जो कम कम बेस पेयर से बना हुआ है, जैसे कि हर रिपीट का जो साइज है वो 2 से 6 बेस पेयर है। ये जो 1 रिपीट, 2 रिपीट, 3 रिपीट, 4 रिपीट, 5 और 8, ये 8 रिपीट हैं। हर रिपीट का साइज कितना है बेटा, 2 से 6, हाँ 2 to 6 बेस पेयर। ऐसा रिपीट या ऐसा सैटेलाइट डीएनए कहलाता है आपका माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है अंजलि, आशना? सर ये
हाँ 2 6 स्पेस स्पेस मींस इन दो रिपीटेड के बीच में अलग से जो होंगे वो 2 2 6 स्पेस स्पेस होंगे। सही 2 2 दोबारा 6 बोल। स्पेस पे समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये है सब डीएनए, ये सब डीएनए है, ये जितना भी है ये डीएनए का पोर्शन है। ठीक, अब जरा इसको मैं आपका व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूं, ठीक है? उसमें आप देखें, व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया, आप पे दिख रहा है आपको? यस यस सर। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, एक काम करेंगे, जरा उसी तरीके से बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ डीएनए है। इस सीक्वेंस ऑफ डीएनए में हमें क्या देखना है कि हमारे रिपीट्स कितने हैं। ठीक, ये एक रिपीट हो गया बेटा, यस सर। 2 रिपीट, मैं वो बेस पेयर ही समझा दूंगा, 3 रिपीट, 4 रिपीट, और इससे 5 रिपीट का हमने लिया, सॉरी कितने रिपीट का, 5 रिपीट्स, थोड़ा दूर दूर बना दिया मैंने। ठीक, क्या बोल रहा है वो कि ये रिपीट्स कितने बेस पेयर के बने होंगे, 2 2 6 2 to 6। 2 2 6 यहां मैंने लिखा ए, एक मिनट, आपको दिख रहा है ए टी, बात समझ में आई? यस सर। सी, सी ए, है ना? और आपका ए ए और ए टी। तो ये सबका साइज कितना है, हर रिपीट्स का 2 बेस पेयर। ठीक, ये हर रिपीट का साइज बता रहा है, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो साइज है, बेसिकली क्या है, ये रिपीट का साइज है। अब जरा दूसरा देख लेते हैं, एक और, ये डीएनए है, दिख रहा है बेटा? अब ये है, यस सर। यस सर। यहां पर कुछ अंदाजा लग रहा है कि यहां पर रिपीट का साइज ज्यादा होगा या कम होगा, जो बेस पेयर का? ज्यादा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा ना। तो यहाँ पर लगभग लगभग देखो, हम 100 तो बना नहीं सकते, यहाँ 100 नहीं लिख सकते, कम से कम ये रिपीट्स जो होते हैं बेसिकली कितने के होते हैं, 2 2 6 2 to 6 बेस पेयर के। ठीक है, नहीं ये वाले नीचे वाले आपके 100 बेस पेयर के होते हैं, यस सर। और ऊपर वाले आपके 2 to 6 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं। तो नीचे वाले आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। चलिए मेगा। मिनी। वो कहलाते हैं आपके मिनी सैटेलाइट्स। ठीक, ऊपर वाले आपके माइक्रो सैटेलाइट्स और नीचे वाले आपके मिनी सैटेलाइट्स। सिर्फ डिफरेंस कहां पर है, ये क्या हो गया, आपको स्लाइड शो हो रही है? यस सर। यस सर। ओके गुड, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, तो एक मिनट, आपको सब कुछ हो रही स्लाइड? यस यस सर। सर। मेरे पास से हो रही है, ओके ठीक है। चलिए वापस आ गया मैं भी, मुझे ये स्लाइड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गई थी। तो ये आपके समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत किसी को? अगर आपसे पूछा जाए सैटेलाइट डीएनए कितने टाइप के हैं या किस उसमें क्लासिफाई करे गए हैं, ठीक है, आप बताएंगे 2 में, एक माइक्रो और दूसरा मिनी। पहला जो आपको याद रखना है, जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें जो हर रिपीट का जो साइज होता है वो 2 to 6 बेस पेयर होता है। इनको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ठीक, और जो दूसरे हैं आपके मिनी सैटेलाइट, ये आपके 100 बेस पेयर के एक रिपीट होता है। ठीक, इनको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। यहां पर लिखा है देखो साफ, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स 2 हैं, एक शॉर्ट टैंडम रिपीट्स और दूसरा आपका वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट।
ठीक है। सर तो वो हालांकि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स में डिफरेंस होता है वो सैटेलाइट की वजह से होता है बस। एग्जैक्टली जो मिनी सैटेलाइट है उन्हीं की वजह से मेनली जो डिफरेंसेस तो आएंगे। हाँ फिर बोलो। वो बल्क डीएनए सर सबका सेम है। बल्क डीएनए हमारा सबका सेम है। गुड। बल्क डीएनए हमारा सबका सेम है, जो डिफरेंसेस हैं वो इन रिपीटिशन में है, जो कि सबके स्पेसिफिक हैं। ठीक है। यस यस सर ओके। बस यही यही क्वेश्चन है बेटा नीट का। समझ लो, ये तुमने पूरा नीट का क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अभी क्या है, एक और चीज यहाँ पे समझ लो बेटा। एक तो हमें समझ में आएगा कि माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट को डिफरेंस क्यों करा गया है, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ बेस पेयर। है ना, बेस पेयर। दूसरा क्या है कि बेस कंपोजिशन भी देखा जाता है, इसमें आप ज्यादा मत जाइएगा, बस याद रखिएगा कि बेस्ड ऑन बेस कंपोजिशन A is to T rich and G is to C rich, बस इतना याद रखिए और ज्यादा आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, अब जो कॉपी नंबर है हर पर्सन में वो वेरी करता है। ठीक, हर पर्सन में इनका वेरी करेगा। अब जरा आप देखें, आप ये VNTR है, यहां पर दिख रहा है बेटा, रेड कलर से मैंने अंडरलाइन करा है, दिख रहा है सबको। यस सर। हमारे में 2 क्रोमोसोम है बेटा, भाई हमारे पेयर में रहते हैं ना क्रोमोसोम, यस सर। है ना। Yes, एक किसका होगा, पैटर्नल, एक किसका होगा, मैटरनल। मैटर्नल। ठीक है। अब जरा आप कॉपी नंबर देखें पैटर्नल में और कॉपी नंबर देखें मैटरनल में। ठीक है, इनमें भी क्या है, जो VNTR के जो कॉपी नंबर है डिफर है। अगर मैं यहां पर देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां पर है और 9 यहां पर है, तो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट इन पैटर्नल मैटरनल। यहां पर इतनी बात समझ में आई। हर यस सर। यस सर। ठीक है, हर क्रोमोसोम में ध्यान रखना, एक पर्सन में हर क्रोमोसोम में VNTR का नंबर क्या करेगा, डिफर करेगा। एक ये भी ध्यान रखना, क्यों बेटा, ये पूरी टेक्निक इसी पे VNTR पे ही है। एक तो हर इंसान के VNTR अलग होंगे, ऊपर से जिस इंसान में अगर आप देख रहे हैं तो उसके हर क्रोमोसोम में वेरी करता है VNTR, चाहे वो पैटर्नल हो चाहे वो मैटरनल क्रोमोसोम हो। ठीक है बेटा, चलिए ये भी बात आपके समझ में आ गई। ठीक, अब जो साइज है VNTR का वो वेरी करता है 0.1 से लेकर 20 किलो बेस तक। किलो का मतलब क्या होता है बेटा, 1000। ठीक है बेटा, यस सर। 20 किलो बेस तक। ये तो बस याद करने वाली चीज है, इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। आप जरा देखो बेटा, जो मैं तुम्हें समझा रहा था, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में अगर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेबल म्यूटेशन। ठीक है, और अगर म्यूटेशन फायदेमंद है, ठीक, तो वो आपका इनहेरिट हो जाता है, अदरवाइज उसको निकाल देते हैं। ठीक, अगर किसी पॉपुलेशन में आप लगातार म्यूटेशन देख रहे हो या डीएनए में चेंजेस देख रहे हो, तो वो कहलाएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादातर उन रीजन में आता है जो कि कोड नहीं करते। ठीक, बिकॉज अगर म्यूटेशन कोडिंग रीजन में आने लगेगा तो सबसे ज्यादा फर्क कहां पर पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन पे या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे। ठीक है, हालांकि पॉलीमॉर्फिज्म इज इंपॉर्टेंट, अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा तब वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा तो स्पेसिएशन नहीं होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज नेसेसरी बट इट इज हायर, यहां पर एक वर्ड लिखा है ना, इट इज हायर इन नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक, होता है कोडिंग में भी होता है, पर हायर किस में होगा, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग। अब जरा हम SNP की बात करें, स्निप्स की बात करें, जो मैं आपको बता रहा था। देखिए यहां पर देखिए पूरा सीक्वेंस क्या है, ये है एक, ये दूसरा सीक्वेंस है, ये तीसरा सीक्वेंस है, यहां तक पूरा एक सीक्वेंस है। ठीक,
यहां पर डिफरेंस क्या है, ए जी टी। ये पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमॉर्फिज्म, इसको SNPs भी बोलते हैं। आप समझ में आया, एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस का जो डिफरेंस आएगा डीएनए में उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक। और पॉलीमॉर्फिज्म का रोल कहां पर है बेटा, इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन जानते हो बेटा, जानते हो, मैं बताऊं, किसी भी नई स्पीशीज का बनना आपका कहलाता है स्पेसिएशन। देखो एक एक चिड़िया है मान लो, ठीक है, और या फिर हम ये कहें कि भाई आपको मालूम है कि एम्फीबियन से रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से बर्ड्स आए, है ना, ये तो है ना। तो रेप्टाइल्स में सिर्फ एक ही तरीके के रेप्टाइल्स तो आए नहीं, या एम्फीबियन से एक ही तरीके के रेप्टाइल्स तो मिले नहीं। तो रेप्टाइल्स में भी क्या है, वेरियस स्पीशीज हैं। तो उनमें भी क्या हुआ कि उनमें जो डिफरेंसेस आए उसकी वजह से, या फिर हैबिटेट की वजह से, या फीडिंग हैबिट्स की वजह से जो भी इवोल्यूशन हुआ उससे एक नई स्पीशीज क्रिएट हुई। नई स्पीशीज का क्रिएट होना क्या कहलाता है बेटा, स्पेसिएशन, है ना। नई तो सर ह्यूमंस को भी हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल यार, ह्यूमंस के कितने आए, आपने इवोल्यूशन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आप देखें, आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, और हम कौन है, होमो सैपियंस। हैबिलिस भी थे, इरेक्टस भी थे, रमाप्थिकस भी थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी थे, और होबिलिस्ट भी थे, बहुत थे, है ना भाई। अगर आपने याद होगा कि पहले के जो ह्यूमन थे उनकी क्रैनियल कैपेसिटी कम थी, मुंह आगे को निकला रहता था, है ना, झुक के चलते थे, है ना। तो हम लोगों में भी बहुत सारे आए। अब जो हम लोग मॉडर्न है, ठीक है, क्लियर बात सबको? यस सर। चलो, आपको इतना पता लग गया, हमें BNTR देखना है। अब जरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को समझ लेते हैं। इसमें है सडन ब्लॉटिंग टेक्निक। मेन आप याद रखना, डीएनए को ब्लॉट करना मतलब डीएनए को एक जगह इकट्ठा करके उस पे काम करना, उसको ब्लॉटिंग कहते हैं। अभी और आगे समझेंगे इसको। मेनली क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप में, सडन ब्लॉटिंग टेक्निक समझ रहे हैं। पहले आप क्या करोगे, किसी भी डीएनए की टेक्निक के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए चाहिए, डीएनए चाहिए। तो आप क्या करोगे, किसी भी सेल से, मान लो जहां कहीं कत्ल हुआ है, कहीं कुछ और हुआ है ना, फाइट्स वगैरह हुई हैं, या रेप का केस है, या फिर कोई भी केस है, तो आप जो सैंपल वहां मिल जाए, ब्लड, हेयर, सीमन, सलाइवा, बोन, है ना, तो आप क्या करोगे, उसको कलेक्ट करोगे, उसमें से क्या करोगे, डीएनए आइसोलेशन। वेरी गुड, डीएनए आइसोलेट करेंगे। तो सैंपल आप कोई भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद उससे क्या ले लेंगे आप, डीएनए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इस स्टेप में नहीं, कोई नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे कॉमन स्टेप क्या रहता है कि आप डीएनए को क्या कर दो, डाइजेस्ट कर दो। और डाइजेशन के लिए एंजाइम कौन सा लगता है बेटा, एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, एक्सोन्यूक्लियस यूज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस? नो सर। अच्छा, अरुण बोल रहे हैं ना, जी सर। अरुण आपने नो कहा है ना? मतलब सर वो साइड से काटेगा ना, और हमको चाहिए सर बीच में से काट टुकड़े टुकड़े करने हैं हमको। अच्छा अच्छा, और कोई जस्टिफाई करेगा इस आंसर को? ये कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस हम नहीं ले सकते क्योंकि वो साइड से काटेगा, हमें बीच से चाहिए। और कुछ? और कोई बताएगा? सर यूज तो कर सकते हैं क्योंकि हमें तो डीएनए चाहिए ना उसका पूरा। अच्छा, यूज कर सकते हैं क्योंकि डीएनए चाहिए। बेटा होता क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम इसलिए यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है पहले रीड करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस को, फिर काटेगा। बात समझ में आई? पहले रीड करेगा फिर काटेगा और बीच में से काटेगा, ठीक। इसलिए हम लोग यूज करते हैं। सही कह रहे थे अरुण, थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देते, ये
आपके स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटते हैं एंडोन्यूक्लियस। ठीक है अरुण? यस सर। ओके। तीसरा क्या है आपका, जो डीएनए के आपने डाइजेस्ट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाल के, अब क्या करोगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट करोगे। सेपरेट करने के लिए आपके पास एक टेक्निक है जिसका नाम है जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस। इसमें जो जेल यूज होता है वो कौन सा है? AGCL, अगार अगार। अगार अगार, जिसको हम एग्रोस। एग्रोस भी बोलते हैं। दोनों ही बात सही है। अगार अगार से प्रिपेयर होता है और उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एग्रो। ठीक है। अब उसके साथ साथ एक और चीज करी जाती है यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए फ्रेगमेंट को NaOH में डाला जाता है। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि डीएनए बॉन्ड्स कैसे हो जाएं? सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड। भाई आपने जो फ्रेगमेंट काटे हैं वो डबल स्टैंडर्ड है, आपको क्या चाहिए? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ये स्टेप आप नहीं भूलेंगे कि आपने फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से पहले एक स्टेप और करेंगे, आप जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको NaOH में डालेंगे, जिससे कि डीएनए के बॉन्ड्स टूट जाएंगे। कौन सा बॉन्ड टूटेगा सिंगल स्टैंड बनने के लिए? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका सिंगल स्टैंड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक। अब इनको आप क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। ठीक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में शायद आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, यस सर। यस है ना? सर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए आपका नेगेटिव से किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ, है ना? क्योंकि डीएनए का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो लार्जर या लॉन्गर मॉलिक्यूल होगा वो आपका पीछे रह जाएगा, और जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट होंगे वो आपके आगे आ जाएंगे। ठीक। आगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हमने सेपरेशन कर दिया यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट का। अगला, अब आ गई है ब्लॉटिंग टेक्निक, जो हम बात कर रहे थे सडन ब्लॉटिंग की। इसमें क्या करते हैं, जो जेल था, पीछे पीछे आपको दिखाएं एक जगह थोड़ा सा, तभी आपके समझ में आएगा। पीछे वाली स्लाइड में देखें आप, ये जेल पे आपको सारे डीएनए के फ्रेगमेंट दिख रहे हैं नीले कलर के, यस सर। है ना? इनको क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसका नाम है ब्लॉटिंग टेक्निक। इसमें आप क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर या फिर उस जेल के ऊपर आप मेम्ब्रेन रख देते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन। नाइडॉन मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है, वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किस पे आ जाते हैं? पेपर पर। सेलुलोज मेम्ब्रेन पे। ये टेक्निक कहलाती है बेटा ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है बेटा, ब्लॉट करा देना। इसमें आपको याद रखना क्या नाम है बेटा? कौन सी मेम्ब्रेन ली आपने? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन। नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, मेम्ब्रेन। वेरी गुड। अब हमें पता कैसे लगे कि ये डीएनए कौन सा है? ठीक है, अब किसका है? अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपको VNTR के प्रोब बनाना है। इसको मैं अभी दोबारा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, परेशान मत होना कि ये टेक्निक आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक। प्रोब जानते हो बेटा? पहले बताओ व्हाट इज प्रोब। मैं बताऊं फिर जल्दी से बताओ। तो सर हाँ, मतलब मैंने डीएनए को डाल दिया जाता है और उसकी सर मतलब रेप्लिकेशन वगैरह मतलब वो हो जाते हैं, खूब सारे बन जाते हैं। डीएनए क्या हो जाता है बेटा? मतलब जैसे थोड़ा डीएनए डालेंगे तो सर बहुत सारा डीएनए मिलेगा, मतलब उसका मतलब वो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रोब बेटा कहते हैं किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को जो आपने आर्टिफिशियली बनाया हो। बात समझ में आ गई? अब जैसे मुझे मालूम है, अब ध्यान से सुनना। ठीक। मैं तुम्हें पीछे वाली स्लाइड में लेके जा रहा हूं प्रोब समझाने के लिए। ठीक है, अब जरा हम पीछे वाली स्लाइड में जाएंगे जहां पर मैंने VNTRs दिखाए, क्योंकि यहां पर किसके प्रोब बनाने हमें? मतलब VNTR भाई, हमें VNTR प्रोब्स बनाने हैं। अब हम पीछे जाते हैं जहां पर हमने VNTR पढ़े थे, वहीं प्रोब बना देंगे इसके। ये है। ठीक, ये दिख रहे हैं आपको? अब ये आपको मालूम है कि इस पर्सन में ये क्या है बेटा? ये VNTR है, बिल्कुल वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स है। अब आपको मालूम है कि इसका क्या सीक्वेंस है?
ठीक, आपने क्या करा, जी ए टी ए कितनी बार रिपीट्स कराओगे इसको? 8 बार। शायद हो गया, लगभग हो गया बेटा, गिनना जरा। मान लीजिए सर, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है इतना, मतलब जस्टिफाई नहीं हो पा रहा आया वो है ना, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। हो गया सर, हो हो गया सर। ना। अभी ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है बेटा, आर्टिफिशियली मैंने सिंथेसाइज करा है, ये क्या है? ये प्रोब है। किसका प्रोब है? VNTR। VNTR। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस बना लिए। ठीक, बात समझ में? VNTR के प्रोब बना लिए हैं, ये मेरा एक प्रोब हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा प्रोब इससे बाइंड करे, इस वाले स्ट्रैंड से, तो क्या ये बाइंड हो जाएगा? जल्दी से बताओ, इससे कंबाइन हो जाएगा? नो नहीं सर। होगा। क्यों? वेरी गुड, क्यों? क्योंकि इसका मतलब अपोजिट वाले चाहिए ना सर, तो इसको अपोजिट वाले चाहिए, तो आप प्रोब क्या बनाओगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको कॉम्बिनेशन कराना है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? जी के साथ में सी लेना। सी टी ए ए और सी टी ए सी, ये तो बनाओगे। यस सर। ठीक, तो ये सर, क्या हो गया आप? हाँ, कोई बात सर नहीं। CTAT नहीं बनाएंगे? CTAT, हाँ बिल्कुल CTAT बनेगा मेरे ख्याल में। जी के साथ सी, ए के साथ टी, और फिर ए, फिर आपका टी। ठीक है, चलो यही बनेगा, यही बनेगा, है ना। तो क्या है कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपने सिंथेसाइज कर लिया, ये पूरा इंसानों के हिसाब से आपने सिंथेसाइज कर लिया। अब क्या करना है उसमें? अब चलिए उसमें चलते हैं। प्रोब समझ में आ गया? है ना। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज डीएनए इज प्रोब, चाहे वो, या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सीक्वेंस ऑफ आरएनए ऑफ डीएनए इज प्रोब। किसी का भी आपने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सीक्वेंस बनाया है, वो आपका प्रोब होता है। अब जरा देखते हैं आगे वाली स्लाइड में कि क्या करना है। अब देखो बेटा, ये स्टेप क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है इसका। ये है, इसमें क्या करना होगा? हाइब्रिडाइजेशन करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या था? दो चीजें कंबाइन करनी है। कैसे? आपके पास डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है ना, और उसमें क्या होंगे? उस स्ट्रैंड में VNTR होंगे। ठीक, आपने क्या काम करा, क्या बनाए? VNTR के प्रोब। उसको आपने साथ साथ क्या कर दिया? रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया, यानी कि इससे क्या शो होगी? रेडियो एक्टिविटी शो होगी। अब क्या काम करा? हाँ, रेडियो एक्टिविटी शो होगी। अब आपने क्या काम करा? उस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को जिसपे आपने डीएनए को ले लिया था, ठीक है, उन्होंने उस सॉल्यूशन में डाला जिस सॉल्यूशन में आपके क्या रखे ले रखा है? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे जब आपने ले लिया, आपने क्या काम करा? उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसमें आपका क्या रखा हुआ था? VNTR प्रोब। VNTR प्रोब। रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो जहां जहां भी VNTR होंगे, ये प्रोब क्या करेगा? उसके साथ ऐड कर, मतलब बाइंड कर जाएगा। वेरी गुड, बाइंड कर जाएगा। और ये प्रोसेस, बाइंडिंग का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। बस इतना समझाना था, आपने समझ लिया, है ना। यही समझाना था कि VNTR क्या करे, बाइंड कर जाएंगे, और ये प्रोसेस कहलाता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको देखे कैसे? देखने के लिए आपने पहले क्या कर रखा है? उसको रेडियो एक्टिव लेबल कर रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी क्यों करेंगे? क्योंकि आपने जो हाइब्रिडाइज डीएनए है उसको देखना है कि कहां कहां वो VNTR आपके कंबाइन हुए हैं। तो एक्सरे की फिल्म में जैसे ही आप इसकी फोटोग्राफी या ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, आपको बैंड्स दिख जाएंगे, जैसे 1 2 3। समझ में आ रहा है?
तो ये बैंड्स मान लो क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 3 है, तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट्स निकाल सकते हैं। ये आपको एक तरीका स्टेप मैंने ये बता दिए। अभी बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है, फिर मैं आगे दूसरे तरीके से समझाऊं एक और तरीका है इसका। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। सर हाँ बेटा। सर ये ऊपर नीचे कैसे हैं? तो बेटा हर क्रोमोसोम पे जो रिपीट्स होंगे वो एक ही जगह थोड़ा ना होंगे। हर क्रोमोसोम पे, ये क्रोमोसोम है, ये जो है ना बेटा, जी ये आपके, ये जो है ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, तीसरा क्रोमोसोम है। तो VNTR जो है हो सकता है यहाँ पर आया हो, उसके इसमें यहाँ पर आया हो, तो यही तो मैच करना है। हर क्रोमोसोम का डिफरेंट VNTR है ना। अच्छा, मतलब सर मतलब ये जो है ना सर NTR ऊपर से लगेगा, नीचे इसका भी NTR है, और सर जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री था वो इसके नीचे ही है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री कहीं भी हो सकता है पूरी स्टैंड पे इसके, मतलब है सर। दोबारा बोलो, मैं सवाल समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हो? सर मतलब मेरा यह था, मतलब जो VNTR प्रूव लगा है ना ऊपर से सर, जो नीचे वाला है वो VNTR है इसके। देखो इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हो या इस वाले? पहले तो बताओ, दोनों सेम है? राइट वाले की। ये सर आपका राइट सर, इधर वाला एक्सरे फिल्म जो है। एक्सरे फिल्म वाला। देखो बेटा, हाँ देखो मैं सर तुम्हें एक मेरा बना के मतलब- दिखा रहा हूँ। मैं एक मिनट अरुण, मैं बना जी रहा सर। हूँ, उसको देखो, है ना। ओके सर। कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ठीक। इस क्रोमोसोम में VNTR ये है, ठीक। इस क्रोमोसोम में VNTR यहाँ पर है, इस क्रोमोसोम में VNTR यहाँ पर है। आपने क्या काम करा, रेडियो एक्टिव VNTR दिया, ये वाला यहाँ कंबाइन कर गया, ये वाला यहाँ कंबाइन कर गया, और ये यहाँ कंबाइन कर गया। तो आपको जब एक्सरे में देखोगे तो आपको फिल्म यही दिखेगी। बात समझ में समझ आई? गए। समझ गए? यस। अब और थोड़ा समझो इसको, इसी को समझना ही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अगला चैप्टर आप लोग मुझे बता दिए। ओ आई एम सो सॉरी, मुझे अभी याद आया, आपको नोट्स भेजना थे, ठीक है। मैम से मैं कह रहा हूँ, मैम मुझे रिमाइंड करा देगा बच्चों के नोट्स के लिए। अच्छा, सुन रही होंगी मुझे, ठीक है। अगला चैप्टर बता देगा मुझे कौन सा पढ़ना है। देखो DNA फिंगरप्रिंट सबका कैसा है, डिफर है। सिर्फ सेम किस में होता है, आइडेंटिकल ट्विंस। मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना। एक ही जाइगोट से बनने वाले ट्विंस जो होते हैं उनमें आपका DNA फिंगरप्रिंट सेम होता है, ठीक है। अब अगर आपको इस टेक्निक की सेंसिटिविटी बढ़ानी है कि और ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आए, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR ठीक है ना। जाहिर सी बात है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, PCR का बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक काम क्या है? को बढ़ा, न्यूक्लियोटाइड की चेन को बढ़ा देना। वेरी गुड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। तो अगर एक सिंगल सेल से भी आपका DNA मिला है ना, तो भी वो काफी है, क्योंकि हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, PCR का, तो वो क्वांटिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। आपने क्या काम करना है, DNA सैंपल लो, प्राइमर्स ऐड करो, न्यूक्लियोटाइड ऐड करो, PCR में डालो, मिक्स बफर करो, और ये सारी टेक्निक हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज PCR, है ना। ये आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप PCR करोगे, नोन एज थर्मल साइक्लर, ठीक है बेटा। यस। चलो एक ग्लांस में हम लोग और देख ले रहे हैं इसको। सबसे पहले क्या स्टेप करा था हमने, आइसोलेशन ऑफ DNA DNA, फिर डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑलवेज एंडोन्यूक्लियस, है ना। थर्ड आपका सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। separation of DNA ठीक। फोर्थ आपका ट्रांसफर ऑफ मेम्ब्रेन, transferring DNA कौन सी मेम्ब्रेन? नाइट्रोसेलुलोज या नाइट्रोसेलुलोज। नाइलॉन। वेरी गुड, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ आपका हाइब्रिडाइजेशन करना है hybridization NTR के रोक के साथ। ठीक है। DNPR को लास्ट use स्टेप, करके लास्ट स्टेप सिक्स है
ऑटो ऑटो रेडियोग्राफी। और डिटेक्शन हो जाएगा सर, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन। ऑटो रेडियोग्राफी में कौन सी रेस का इस्तेमाल करा जाता है? एक्सरे, एक्सरे। एक्सरे। ठीक है, सवाल ऐसे ही एक्सरे। आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा साइंटिस्ट का नाम भी बता दो जिन्होंने इसको करा था। एलेक्स ए से जेफरी। शुरू होता है। सर अलेक्स एलेक्स अलेक्स जेफरी। जेफरी। वेरी गुड। ईयर? 1985। अरे मैंने 1985। 1985। ओके, एलेक्स जेफरी इन जो कि ये दावा कर रहे थे कि हम इसके फादर हैं। पापा। हाँ, पापा हैं, है ना? तो आप ये देखिए कि बच्चे के जो ये बैंड्स आ रहे हैं, दो कलर के आ रहे हैं बेटा, एक थोड़ा डार्क है, एक हल्का, एक लाइट लाइट है ना बेटा? तो अब हमें बेटे मदर के आप बैंड्स देखेंगे, मदर के कैसे बैंड्स है सारे? डार्क। फादर में क्या है? फादर में तो जाहिर सी बात है ना, फादर में आपके लाइट बैंड्स में है। तो हम क्या चेक करेंगे? लाइट बैंड। ठीक, अब जरा आप लोग देख के बताओ, ठीक, कि कौन इस बच्चे के फादर हो सकते हैं? बैंड मैच करो जरा। फादर नंबर पहला 1। वाला सर। पहले वाला है ना, पहले वाले से बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, क्योंकि इसका क्रोमोसोम अगर इसको देखें, है ना, तो ये इसका बैंड और इसका बैंड सेम पोजीशन पे आ रहा है, ये दोनों बैंड्स भी इसके सेम पोजीशन पे आ रहा है, और ये भी आपका सेम पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, इवन मदर से भी आप कराएं कॉपी, ठीक, तब भी ये रहेगा। मगर हमें यहाँ पर क्या देखना है बेटा? फादर देखना है, तो मदर को अभी यूज ही नहीं करना है। क्लियर है बात? तो हम कैसे बैंड यूज कर? हाँ बेटा। सर पर जैसे डीएनए की लेंथ इतनी बड़ी होती तो सर हमें पता कैसे चलता कि हमें इतना पोर्शन लेना है और इतना ही वो होगा, बच्चे का भी इतना ही लेना है पोर्शन? ये तो बेटा एक छोटा सा स्टेप दिखाया, ये तो हर क्रोमोसोम का देखा जाता है। मैं उसी के लिए मैं आगे दिखा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? इसने आई है ना? आशना। आशना, आई एम सॉरी, मुझे आवाज नहीं पहचान मिलती, है ना? होता सर। देखें आप, ये क्रोमोसोम है सारे। अब देख रहे हैं आपके क्रोमोसोम? यस सर। यस सर। यहाँ पर आपके क्रोमोसोम सारे के सारे लेना है आपको, कोई सिंगल क्रोमोसोम आप नहीं छोड़ सकते। पूरे के पूरे आप क्रोमोसोम 23 लेंगे, जिसमें 23 पेयर्स लेंगे आप। इसमें एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा। ठीक, एक पैटर्नल होगा, एक मैटर। इसको बेटा ध्यान से सुनना, ये आपके एनसीईआरटी का भी है और इससे और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा हम, इन्होंने क्रोमोसोम यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रखा है, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 16। और बेटा अगर आप थोड़े भी क्रोमोसोम ले रहे हैं तो हर इंसान में उस क्रोमोसोम का स्पेसिफिक रिपीट है। क्रोमोसोम 7 में आप देखें, पैटर्नल में क्या है? इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, पहले आप ये निकाल लो। ठीक, और ये है डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। ये डीएनए कौन सा है? क्राइम सीन का है, कि आपको ये मिला है। पहले मैं इसकी थोड़ा सा भूमिका बना लूं। एक जगह क्राइम हुआ है, ठीक है, मान लो कि कोई है जगह जहां पे कोई क्राइम हो गया, और वहां पर 2 सैंपल, ब्लड सैंपल मिले, एक अलग था और एक इंडिविजुअल ए का ब्लड था, एक इंडिविजुअल बी का ब्लड था। दोनों का डीएनए आइसोलेट करा, दोनों के साथ हमने करा। ठीक है, क्लियर बात? या फिर एक ब्लड सैंपल मिला है, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, 2 ब्लड सैंपल छोड़ते हैं, एक ब्लड सैंपल मिला है और 2 पे शक है। एक ब्लड सैंपल है और 2 लोगों पे शक है, तो आप क्या करोगे? उन 2 लोगों का आप सैंपल कलेक्ट करोगे। कर लिया? ठीक, उन 2 लोगों के सैंपल जब आप कलेक्ट करेंगे और एक जो आपका सैंपल है, जो आपको क्राइम सैंपल है, उनके साथ मैच करेंगे। हमें उनमें मैच क्या करना है? उनमें मैच करना है सबके बीएनटीआर। ठीक है,
एक मिनट, छोटा हो गया इसमें, यस सर। VNTR मैच करना है। अब जरा देखें आप, ये है आपका DNA जो कि आपको उस क्राइम सीन से मिला। इसका क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 पढ़ा जा रहा है। क्रोमोसोम 7 में आपके क्या कहते हैं, पैटर्नल में 11 आपके वो है VNTR, भाई इसको गिनेंगे आप, 11 VNTR है पैटर्नल में, और मैटरनल में 9 VNTR है। क्रोमोसोम 7 की बात कर रहा हूं, ठीक। क्रोमोसोम 2 की बात करो तो 8 VNTR है पैटर्नल में और 7 VNTR है आपके मैटरनल में, ठीक। और क्रोमोसोम 16 की बात करी जाए तो 5 VNTR है मैटरनल में और 2 VNTR है, सॉरी 2 VNTR मैटरनल में और 5 पैटर्नल में, ठीक है। ये आपको इस तरीके से बैंड्स दिखेंगे, क्लियर है। ये आपके पास वो है जो आपको क्राइम सीन पे मिला था, उसके VNTRs को आपने तैयार करके रख लिया। अब क्या करोगे, इनके VNTRs को भी बनाओगे। अब दोनों के VNTR को मैच करोगे, ठीक। अब जब दोनों के VNTR एक ही जगह दिखने लगेंगे तब आप क्या करोगे कि ये जो है जो DNA मिला है क्राइम सीन से, ये DNA किसका है, इंडिविजुअल B का है, आफ्टर मैचिंग द VNTR, ठीक है बच्चों। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग भी आगे लिख के, है ना।